हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हमारा एसपी का टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन सीरीज जो चल रहा था उसमें पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है। उसमें हमने टोटल 6 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। अभी इस पार्ट नंबर 2 में हम टोटल 8 क्वेश्चंस एसपी के डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, व्हाट इज डिबेंचर, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। आपको डिफाइन करना है डिबेंचर का मतलब क्या होता है और उसके डिफरेंट टाइप्स क्या है। मैंने पहले रिवीजन लेक्चर में भी आपको बताया था कि ये सिर्फ समरी नोट्स है, ये मेन नोट्स नहीं है आपके। सो आपको एग्जाम में पूरा सेंटेंस लिखना है। यहाँ पे मैंने सिर्फ समराइज पॉइंट करके लिखे हैं, तो ऐसा आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, नहीं तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। डिबेंचर क्या है? प्रिंसिपल सोर्स है ऑफ रेजिंग बोरोड कैपिटल। बोरोड कैपिटल रेज करने का एक इंपॉर्टेंट सोर्स है डिबेंचर। डिबेंचर जो टर्म है ये किस टर्म से आई है? ये लैटिन वर्ड से आया था, डिबेर, जिसका मतलब होता है विच मीन्स टू ओ। एज पर कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोलता है कि डिबेंचर में क्या क्या आता है? डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक आता है, डिबेंचर बॉन्ड्स आते हैं, एनी अदर इंस्ट्रूमेंट जो कि एविडेंस देता है कि हमारे पास डेट है एंड हम रीपेमेंट आपको करेंगे, वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग चार्ज ऑन असेट्स ऑफ द कंपनी और नॉट। आपको पता है कि डिबेंचर के केस में कंपनी जब डिबेंचर्स इशू करती है तो कंपनी एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है अपने डिबेंचर होल्डर्स को कि इन केस हमने पैसा आपका दिया नहीं तो उस केस में आप ये जो सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी आप बेचो एंड अपना पैसा रिकवर करो। सिक्योरिटी ये एसेट की फॉर्म में होती है, फिक्स्ड एसेट या तो फ्लक्चुएटिंग एसेट, ये आपको पता है। तो हमने सबसे पहले क्या देखा? डिबेंचर क्या एक प्रिंसिपल सोर्स है बोरोड फंड्स रेज करने का। बोरोड फंड्स मतलब क्या है? जिसका रीपेमेंट करना पड़ता है। ओन फंड्स में रीपेमेंट करना नहीं पड़ता था आपका इक्विटी शेयर कैपिटल में। डिबेंचर टर्म एक लैटिन वर्ड है डिबेर, जिसका मतलब होता है विच मीन्स टू ओ, बराबर। एज पर कंपनीज एक्ट 2013 डिबेंचर में डिबेंचर स्टॉक आता है, डिबेंचर बॉन्ड्स आते हैं और अदर इंस्ट्रूमेंट कोई भी जो कि एविडेंस देता है कि हमारे पास डेट है एंड उसका हम रीपेमेंट करेंगे। फिर वो उसमें चार्ज होगा एसेट्स में या नहीं होगा, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। पहला है सिक्योर्ड डिबेंचर्स। सिक्योर्ड डिबेंचर्स मतलब क्या? प्रॉपर्टी जो है ना कंपनी की मे बी चार्ज एज ए सिक्योरिटी फॉर लोन, जो अभी हमने डिस्कस किया था कि कंपनी अपनी प्रॉपर्टी क्या करती है? सिक्योरिटी देती है, एज ए सिक्योरिटी देती है लोन के लिए, जो डिबेंचर होल्डर से पैसा लिया है उसके लिए। चार्ज एक तो फिक्स हो सकता है या तो फ्लोटिंग चार्ज हो सकता है। मतलब क्या? अगर कंपनी ने अपनी एक मशीनरी पे चार्ज क्रिएट किया, ये तो हो गया फिक्स चार्ज, बराबर, फिक्स एसेट है। और फ्लोटिंग चार्ज मतलब क्या? जो कंपनी के पास गुड्स होता है, स्टॉक बोलते हैं, उस पे चार्ज क्रिएट किया। अगर पैसा नहीं दिया तो हमारे जो गुड्स है वो आप बेचो और वो उससे पैसा रिकवर करो। दूसरा होता है अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। मतलब क्या? ये चार्ज क्रिएट किया नहीं है सिक्योर करने के लिए डिबेंचर का इशू, अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। तीसरा होता है रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स का मतलब क्या होता है सर? कि डिबेंचर्स ऑन विच द नेम ऑफ द होल्डर्स आर रिकॉर्डेड। जिसको डिबेंचर हमने इशू किया है उसका नाम, उस होल्डर का नाम होता है डिबेंचर्स पे, उसको हम बोलते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। कंपनी क्या करती है? एक मेंटेन करती है रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, जिसमें डिबेंचर होल्डर का नाम होगा, एड्रेस होगा, उनका डिटेल्स होंगे उनके होल्डिंग्स के। मतलब क्या सर? उनके पास एक डिबेंचर है, 10 डिबेंचर है, 100 डिबेंचर है, वो उसका ये सब डिटेल्स होगा। ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर्ड डिबेंचर्स रिक्वायर्स द एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांसफर डीड। आपको अगर रजिस्टर्ड डिबेंचर्स को ट्रांसफर करना है तो उसके लिए आपको ट्रांसफर डीड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। उसके बाद है बेयरर डिबेंचर्स। मतलब क्या? नेम ऑफ द होल्डर्स आर नॉट रिकॉर्डेड। होल्डर्स मतलब डिबेंचर होल्डर्स का नाम नहीं होता है उस डिबेंचर्स में। नेम्स डू नॉट अपीयर इन द रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। इजी है सर। उसके बाद रिडीमेबल डिबेंचर्स। देखो नाम से ही पता चलता है ये रिडीम होंगे, मतलब उसका पेमेंट करेंगे हम एट द एंड ऑफ सम फिक्स्ड पीरियड। मतलब कंपनी ने अगर 10 साल के लिए डिबेंचर्स को इशू किया था तो कंपनी बोलेगी आप 10 साल के लिए पैसा हमें दो, 10 साल के बाद हम उसका रीपेमेंट करेंगे। रिडीमेबल डिबेंचर्स पेमेंट करेगी कंपनी। इरिडीमेबल डिबेंचर्स उसका उल्टा, नॉट रिडीम्ड, मतलब नॉट पेएबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। कंपनी बोलती है एक बार पैसा दिया ना, अभी तुम जाओ भाड़ में, हम आपको पैसा वापस नहीं करेंगे, रिडीम नहीं करेंगे। दूसरों को बेचो आप वो डिबेंचर, बट हमसे पैसा मत मांगो, ठीक है। उसके बाद कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। मतलब
डिबेंचर होल्डर्स के पास राइट होता है टू कन्वर्ट द डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स। जो डिबेंचर्स हम इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। उसके लिए हमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है। आपको पता है कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन, ऐसे दो रेजोल्यूशंस होते हैं। अभी हम डिटेल में ये डिस्कस नहीं करेंगे स्पेशल का मतलब क्या होता है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है। बस सिर्फ आप ये ध्यान में रखिएगा कि आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा इन केस ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। और नॉन कन्वर्टिबल क्या है सर, जिन डिबेंचर होल्डर्स के पास राइट नहीं है अपने डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करने का, उनको हम बोलते हैं इररिडीमेबल डिबेंचर्स। देखो कितना आसान टॉपिक था, हो गया अपना 5 मिनट में खत्म हो गया ये टॉपिक। अभी क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स। फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स सबसे पहले क्या है, इंट्रोडक्शन आपको लिखना है, डिबेंचर का मतलब क्या होता है, ठीक है, एक लाइन में। फिर फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स। प्रॉमिस है, डिबेंचर एक प्रॉमिस है। इट इज अ प्रॉमिस मेड बाय कंपनी दैट इट ओज, ओज मतलब क्या, कंपनी को पैसा देना बाकी है, बराबर है, उसकी लाइबिलिटी है वो। इट ओज स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी टू डिबेंचर होल्डर्स। डिबेंचर होल्डर्स से कंपनी ने पैसा लिया है, कंपनी को वापस करना है वो डिबेंचर होल्डर्स को पैसा आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। कंपनी ने एक प्रॉमिस किया है, डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू करती है कंपनी, उसमें लिखती है हमने आपसे अभी एज अ लोन पैसा लिया है, हम उसका रीपेमेंट आपको करेंगे। इट इज अ प्रॉमिस सर। फेस वैल्यू, इसका जो फेस वैल्यू होता है हाई डिनोमिनेशन का होता है, जनरली 100 रुपए या उसके मल्टीपल्स में। देखो यार 100 रुपए भी कम है, मिनिमम है ना 1000 से लेके 1 लाख तक डिबेंचर का फेस वैल्यू होता है, ठीक है। उसके बाद टाइम ऑफ रीपेमेंट, आपको पता है कि ड्यू डेट जो है ना पेमेंट की वो मेंशन की होती है डिबेंचर सर्टिफिकेट में। डिबेंचर सर्टिफिकेट में स्पेसिफिकली मेंशन किया जाता है कि कितने साल के लिए डिबेंचर्स इशू किए हैं, उसमें लिखा होगा 5 साल, तो उसका मतलब क्या, 5 साल के बाद डिबेंचर होल्डर्स को रीपेमेंट होगा। रीपे किया जाता है डिबेंचर्स मैच्योरिटी डेट पे, ठीक है, जो मैच्योरिटी डेट है उसके बाद रीपेमेंट कंपनी कर देती है अपने डिबेंचर होल्डर्स को। देन प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट, प्रायोरिटी मिलती है उनको रीपेमेंट की ओवर द अदर क्लेमनेंट्स ऑफ द कंपनी। मतलब क्या, सबसे पहले डिबेंचर होल्डर्स का पैसा मिलेगा, उसके बाद फिर जो अदर क्लेमनेंट्स है उनको पैसा मिलेगा, जस्ट लाइक प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ठीक है। एश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट, एश्योर्ड मतलब फिक्स्ड रीपेमेंट होगा ड्यू डेट पे, उनको पता है, डिबेंचर होल्डर्स को पता है कि अपना पैसा अपने को वापस मिलेगा। एश्योरेंस, एश्योरिटी प्रोवाइड करती है कंपनी की, आपको आपका पैसा मिलेगा आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। इंटरेस्ट, डिबेंचर होल्डर्स को फिक्स्ड रेट होता है इंटरेस्ट का, ये भी आपको पता है कि फ्लक्चुएटिंग होता है इन केस ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड फिक्स, इक्विटी शेयर्स में फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड होता है, इंटरेस्ट नहीं। एंड इंटरेस्ट होता है फिक्स डिबेंचर होल्डर्स के केस में, पीरियडिकली पेमेंट किया जाता है, जनरली 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, ठीक है। देन पार्टीज टू डिबेंचर, कितने पार्टीज होते हैं, एक तो कंपनी, एंटिटी विच बोरोज मनी, जिसने डिबेंचर्स इशू किए और जिसने पैसा बोरो किया है, कंपनी। ट्रस्टी, कंपलसरी है ट्रस्टी को अपॉइंट करना इफ ऑफरिंग डिबेंचर्स टू मोर देन 500 पीपल। अगर आपकी जो कंपनी है ना, वो आपकी कंपनी डिबेंचर्स ऑफर कर रही है, ऑफर कर रही है आपकी कंपनी डिबेंचर्स कितने बंदों को, मोर देन 500 पीपल, तो उस केस में आपको डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना होगा। डिबेंचर ट्रस्टी का काम क्या होता है रे, बताइएगा मेरे को तो एक ही चीज पता है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, बराबर, डिबेंचर होल्डर्स का इंटरेस्ट डिबेंचर ट्रस्टी को प्रोटेक्ट करना होता है, इसलिए हम डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करते हैं कि कंपनी सही से तो इंटरेस्ट पे कर रही है ना, डिबेंचर होल्डर्स को पैसा तो वापस दे रही है ना, ये सब चेक करेगा डिबेंचर ट्रस्टी आपका। एंड डिबेंचर होल्डर्स मतलब क्या, पर्सन्स हु प्रोवाइड लोन एंड रिसीव डिबेंचर सर्टिफिकेट, जिन बंदों ने डिबेंचर्स परचेस किए है और जिन्होंने कंपनी को पैसा दिए है, हु प्रोवाइड लोन टू द कंपनी। उसके बाद अथॉरिटी कौन है इशू करने का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास अथॉरिटी है कि वो डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं। उसके बाद स्टेटस क्या होता है डिबेंचर होल्डर्स का, ये क्रेडिटर्स है कंपनी के, एज यू नो ऑलरेडी, इजी पॉइंट है ये सर, एकदम इजी, क्रेडिटर्स होते हैं ना कंपनी के। उसके बाद वोटिंग राइट्स होते हैं क्या रहे इनके पास, नो वोटिंग राइट्स, कंपनी कैन नॉट इशू डिबेंचर्स हैविंग वोटिंग राइट्स, कोई वोटिंग राइट्स नहीं देगा सर आपको, मतलब आपको पैसा भी चाहिए आपका वापस, वोटिंग राइट भी चाहिए, क्या तमाशा लगा रखा है, नहीं मिलेगा। उसके बाद सिक्योरिटी, इट इज सिक्योर्ड बाय फिक्स्ड चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज, ऊपर देखा था हमने, ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। इशूअर्स, प्राइवेट कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है क्या, यस सर। पब्लिक कंपनी कर सकती है क्या, यस सर, दोनों भी कर सकते हैं। और लिस्टेड,
इट मस्ट बी लिस्टेड विथ एटलीस्ट वन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। डिबेंचर्स अगर आपने इशू किया ना तो वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होने चाहिए डिबेंचर्स, ठीक है, मतलब बाइंग एंड सेलिंग कर सके। बीएससी पे लिस्ट करो या तो एनएससी पे, या तो दोनों पे लिस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं, बट लिस्ट हो तो होने चाहिए डिबेंचर्स। अभी हम फिर से सब पॉइंट्स एक बार रिवाइज करेंगे। सबसे पहले तो ये प्रॉमिस है, उसके बाद फेस वैल्यू, तीसरा पॉइंट टाइम ऑफ रीपेमेंट, देन प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट, उसके बाद एश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट। देखो टाइम ऑफ रीपेमेंट, प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट, एश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट, तीन पॉइंट है रीपेमेंट की। इंटरेस्ट, उसके बाद पार्टीज टू डिबेंचर्स, उसके बाद अथॉरिटी टू इशू, उसके बाद स्टेटस क्या होगा डिबेंचर होल्डर्स का, उसके बाद वोटिंग राइट्स एंड सिक्योरिटी, इशूअर्स एंड लिस्टेड, ठीक है। ये टोटल 13 पॉइंट्स है, एकदम इजी है। उसके बाद अभी हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस का इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले इंट्रोडक्शन में लिखो कि कॉर्पोरेट फाइनेंस का मतलब क्या होता है। कॉर्पोरेट फाइनेंस डील करता है विद द रेजिंग ऑफ मनी और यूजिंग ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस मतलब पैसा बाय कॉर्पोरेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, क्यों इंपॉर्टेंट है कॉर्पोरेट फाइनेंस? इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। मेरे को एक बात बताइएगा, आपके पास अगर पैसा होगा तो आप डिसाइड कर सकोगे मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है, मेरे को इसमें पैसा लगाना है, मेरे को ये चीज करनी है, मेरे को वो चीज करनी है, बराबर। आपके पास अगर पैसा ही नहीं है तो आप क्या ही कर सकते हो ना। पैसा तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये आपकी लाइफ का प्रॉब्लम नहीं, सॉरी, ये आपका लाइफ के बारे में हो या तो आपके बिजनेस के बारे में हो, पैसा हर जगह पे जरूरी है। इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजंस आर बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। अगर फंड्स अवेलेबल है तो हम इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजंस ले सकते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू परफॉर्म एनी बिजनेस फंक्शन विदाउट फाइनेंस। पैसे के सिवाय कोई भी बिजनेस फंक्शन करना डिफिकल्ट हो जाता है। इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा, हेल्प्स इन रेजिंग कैपिटल फॉर प्रोजेक्ट। फॉर स्टार्टिंग ए न्यू बिजनेस इट रिक्वायर्स फंड्स। कोई भी नया आपको बिजनेस अगर स्टार्ट करना है उसके लिए चाहिए आपके पास फंड्स, बराबर, मतलब पैसा चाहिए। सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस फंड्स रेज कर सकते हैं थ्रू शेयर्स इशू करो, एक तो डिबेंचर्स इशू करो, बॉन्ड्स इशू करो, या तो बैंक से लोन लो। ये चार आपके पास ऑप्शन है। हेल्प्स इन रेजिंग कैपिटल फॉर प्रोजेक्ट। तीसरा पॉइंट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कॉर्पोरेट फाइनेंस जरूरी है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड एक्सपांशन ऑफ बिजनेस। रिसर्च और डेवलपमेंट ही नहीं किया ना तो ग्रोथ होगा ही नहीं कंपनी का, बराबर है। कितने सारे एग्जाम्पल है कि जो स्टार्टअप्स कंपनी है उसमें तो R&D का खर्चा सबसे ज्यादा होता है, उसके लिए चाहिए उनको पैसा, तो पैसा चाहिए ही चाहिए सर आपको अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है, और उससे आपको ग्रोथ होगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी नीड्स फंड्स। Then helps in smooth running of business firms. Corporate finance is needed to pay salaries of employees on time, loans cleared on time. Finance is also required to purchase raw materials. मेरे को एक बात बताइएगा, आपके पास अगर पैसा नहीं है तो आपका जो एम्प्लॉय है वो काम करेगा क्या? फ्री में काम करेगा क्या? नहीं, वो छोड़ के जाएगा। 1 महीना देखेगा, 2 महीना देखेगा, सैलरी नहीं मिला तो छोड़ देगा वो, ठीक है। तो उसके लिए चाहिए हमारे पास पैसा, एम्प्लॉय को सैलरी पे करना है। आपने लिया है बैंक से लोन, बराबर, बैंक से आपने लोन दिया है, उसका आपको करना है इंटरेस्ट का पेमेंट। आपने अगर नहीं किया ना इंटरेस्ट का पेमेंट तो डिफॉल्ट होगा, वो बैंक वाले आपके घर आ जाएंगे, आपकी प्रॉपर्टी, फिर जो आपने मॉर्गेज की वो प्रॉपर्टी बेच के उनका पैसा वो रिकवर करेगी। तो इसके लिए आपको फाइनेंस तो इम्पोर्टेंट है ही, आपको पैसा तो चाहिए, कोई भी काम हो। आपको रॉ मटेरियल्स परचेस करने हैं, हमारा वड़ा पाव का बिजनेस है, वड़ा पाव के लगता है, वड़ा पाव के बिजनेस के लिए लगता है पाव चाहिए आपको, पोटैटो चाहिए आपको, फिर बाकी सारी बहुत चीजें चाहिए, तो उसके लिए क्या चाहिए? फाइनेंस चाहिए, बराबर। हेल्प्स इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस फर्म्स, ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट एक्टिविटीज। अगर आपके पास पैसा होगा तो प्रोडक्शन होगा गुड्स का, बराबर है। अगर प्रोडक्शन होगा गुड्स का तो सेल्स होगा, मतलब क्या? ये कोऑर्डिनेशन लाता है बिटवीन डिफरेंट एक्टिविटीज। डिफरेंट एक्टिविटीज क्या क्या? प्रोडक्शन एक्टिविटी, सेल्स एक्टिविटी, मार्केटिंग एक्टिविटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन उसके बाद प्रमोट्स एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। अगर पैसा होगा तो आप एक्सपांड कर सकोगे। मेरा एक वड़ा पाव का शॉप है अभी, ठीक है, अभी मेरे को दूसरा भी ब्रांच खोलना है मेरा, तो उसके लिए क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट चाहिए, मतलब पैसा ही चाहिए ना। टू परचेज द मॉडर्न मशीन्स एंड एक्वायर टेक्नोलॉजी इट रिक्वायर्स फाइनेंस। फाइनेंस तो चाहिए, कोई भी मॉडर्न मशीन परचेज करनी है आपको या टेक्नोलॉजी एक्वायर करनी है तो पैसा जरूरी है। मैनेजिंग रिस्क, टू मैनेज द रिस्क इट रिक्वायर्स फंड्स।
ये क्या पॉइंट है सर, रिस्क मैनेज करने के लिए पैसा क्यों चाहिए? ये देखो एग्जांपल्स दिया है मैंने। नेचुरल कैलेमिटी आ गया, ठीक है, अर्थक्वेक वगैरह आ गया, आपकी फैक्ट्री पूरा पूरा का पूरा क्या हो गया, खलास हो गया है एकदम, तो आपको फैक्ट्री सेटअप करना है दूसरा नया, तो उसके लिए चाहिए पैसा। अगर स्ट्राइक्स हो गए, लॉकआउट्स हो गए, क्यों सर, आपके एम्प्लॉय ने स्ट्राइक्स किए, हमारे पगार बढ़ाओ, हमारा सैलरी बढ़ाओ, तो आपको सैलरी अगर देना है बढ़ा के, उसके लिए चाहिए पैसा। रेपुटेशनल डैमेज हो गया आपका ड्यू टू लो क्वालिटी ऑफ गुड्स, आप क्या कर रहे हो, क्वालिटी पे फोकस नहीं कर रहे हो, क्वांटिटी पे फोकस कर रहे हो आप, तो आपको क्या करना होगा, आपको क्वालिटी इंप्रूव करना होगा। क्वालिटी इंप्रूव करना होगा तो उसके लिए करना होगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कि हम किस में कम पड़ रहे हैं, उसके लिए चाहिए पैसा। मैनेजिंग रिस्क, उसके बाद रिप्लेस करना है आपको ओल्ड एसेट्स। टू परचेज द न्यू एसेट्स फाइनेंस इज नेसेसरी, आपको नया एसेट्स परचेज करना है तो उसके लिए पैसा तो जरूरी है। पेमेंट ऑफ टैक्सेस, आपको गवर्नमेंट को पैसा देना है इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, उसके लिए चाहिए फाइनेंस। डिविडेंड पेमेंट करना है, उसके लिए भी चाहिए सर आपके पास पैसा, बराबर है। ये 2 पॉइंट तो आप मन से लिखे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 10 पॉइंट से फिर से हम रिवाइज करेंगे। सबसे पहले क्या था, डिसीजन मेकिंग के लिए कॉर्पोरेट फाइनेंस जरूरी है। देन हेल्प्स इन रेजिंग कैपिटल फॉर द प्रोजेक्ट। तीसरा है हेल्प्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फोर्थ पॉइंट है हेल्प्स इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस फर्म। फिफ्थ पॉइंट है ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट एक्टिविटीज। सिक्स पॉइंट है प्रमोट्स एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजिंग रिस्क। उसके बाद पॉइंट नंबर 8 रिप्लेस करना है ओल्ड एसेट्स। पॉइंट नंबर 9 पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड पॉइंट नंबर 10 पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ये आपके हो गए 10 पॉइंट। अभी क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। देखो थोड़ा सा ये लंबा होगा आपका आंसर, बट बहुत बढ़िया सा आंसर मैंने डिजाइन किया है आपके लिए, बहुत बढ़िया ड्राफ्टिंग की है मैंने, इजी लैंग्वेज में एकदम। Every company issuing shares has to comply with the provisions of Companies Act 2013 regarding issue of shares। ये बात तो आपको पता है कि जो कंपनी शेयर्स इशू करना चाहती है उसको कंपनीज एक्ट को फॉलो करना होगा इशू ऑफ शेयर्स के पहले। अगर लिस्टेड कंपनी है ना आपकी, तो उस केस में आपको कंपनीज एक्ट तो फॉलो करना ही है, बट आपको सेबी के आईसीडीआर रेगुलेशंस भी फॉलो करने हैं। आईसीडीआर का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, देखो बताता हूँ। इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशन 2018। अभी ईयर मैंने लिखा नहीं था, आपने एग्जाम में नहीं लिखा तो भी चलेगा, ये लिख लीजिएगा सिर्फ, इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशन आईसीडीआर। अगर लिस्टेड कंपनी है आपकी तो उस केस में आपको सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस भी फॉलो करने होंगे, ठीक है, आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है सर, फॉलो करने होंगे मतलब फॉलो करने होंगे। अभी हम देखेंगे कि स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, स्टैट्यूटरी का मीनिंग होता है लॉ में क्या प्रोविजंस दे रखे हैं आपको शेयर्स इशू करना है तो, ठीक है। सबसे पहले लिखा है कि प्रोस्पेक्टस जो है ना, वो प्रोस्पेक्टस रजिस्टर करो आप। अभी प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या होता है सर, अभी तो पूरा साल आपने पढ़ाई किया है, आपको पता ही होना चाहिए, तो भी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। देखो मेरे को क्या करना है ना, पब्लिक को है ना शेयर्स इशू करने हैं, ठीक है, ये मेरी कंपनी है, तो उस केस में अगर पब्लिक को मैंने बोला हम शेयर्स इशू कर रहे हैं, आप लोगे क्या, मेरे को बताओ, पब्लिक क्या ईडी है क्या आपके शेयर्स लेने? उनको तो इन्फॉर्मेशन चाहिए ना कि आपकी कंपनी कैसी है, कंपनी का सेल्स कैसा है, कंपनी का प्रॉफिट कैसा है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, कंपनी का बिजनेस एक्टिविटी क्या है। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो होती है एक डॉक्यूमेंट में, जिस डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। तो सबसे पहले आपको प्रोस्पेक्टस रजिस्टर करना है। तो ये देखो, ये मेरी कंपनी है लिमिटेड, नाम क्या है लिमिटेड, थोड़ा सा फील करो, उसको आरओसी को प्रोस्पेक्टस फाइल करना होगा, ठीक है। किसके पहले सर, बिफोर द डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन। वो जब आप पब्लिकेशन करोगे ना उसका, प्रोस्पेक्टस का मतलब पब्लिक को जो इशू करोगे ना, उसके पहले तो आरओसी के पास जाना है और उनको बोलना है सर ये लो हमारा कंपनी का प्रोस्पेक्टस, आप एक बार चेक करो, अगर कोई भी आपको दिक्कत है तो हमको बताओ, हम वो ठीक कर देंगे, और उसके बाद हम प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे पब्लिक को। उसके बाद एप्लीकेशन मनी, कंपनीज एक्ट क्या बोलता है कि मिनिमम 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स जो है वो एप्लीकेशन मनी होना चाहिए। मतलब मेरे को शेयर इशू करने हैं पब्लिक को, मैंने प्राइस रखा है 100 रुपए एक शेयर का, तो एप्लीकेशन जब करेंगे ना पब्लिक या जो भी लोग हैं, ठीक है,
तो उनको एटलीस्ट 100 रुपए का 5% तो एप्लीकेशन में पैसा देना होगा। 100 का 5% होता है 5%, सॉरी 5 रुपए। और सेबी ये रेगुलेशंस क्या बोलते हैं कि मिनिमम 25% ऑफ नॉमिनल अमाउंट ऑफ शेयर्स तो आपको पैसा मिलना चाहिए। मतलब 100 रुपए तो उसका 25% मतलब 25 रुपए तो आपको नॉमिनल अमाउंट ऑफ शेयर्स एप्लीकेशन मनी मिलना चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट था आपका कि प्रोस्पेक्टस रजिस्टर करो, दूसरा पॉइंट था आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव होना चाहिए 5% कंपनीज एक्ट के हिसाब से, 25% सेबी रेगुलेशंस के हिसाब से। देन मिनिमम सब्सक्रिप्शन, सेबी क्या बोलता है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन चाहिए 90% ऑफ इशू साइज। सर इशू साइज का मतलब क्या होता है, मतलब कंपनी को पैसा चाहिए 10 करोड़ रुपए। कितना पैसा चाहिए, 10 करोड़। तो 10 करोड़ का 90% कितना होता है, 9 करोड़। तो 9 करोड़ के शेयर्स तो पब्लिक ने सब्सक्राइब करने ही चाहिए एट एनी कॉस्ट। नहीं किया तो आपका इशू फेल हो जाएगा, फिर टाटा बाय बाय, घर पे ही जाओ आप। ये देखो लिमिटेड मेरी कंपनी है, इसने क्या किया, इसने प्रोस्पेक्टस इशू किया पब्लिक को। अभी पब्लिक ने ये अमाउंट जो है ना ये सब्सक्राइब करना चाहिए विद इन 30 डेज में सब्सक्रिप्शन होना चाहिए सर। नहीं हुआ तो फेल हो जाएगा आपका इशू। मिनिमम सब्सक्रिप्शन आया समझ में, 90% ऑफ इशू एंड विद इन 30 डेज में प्रोस्पेक्टस इशू करने से सब्सक्रिप्शन का अमाउंट मिलना चाहिए। उसके बाद क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट। अभी क्लोज कब होगी सब्सक्रिप्शन की लिस्ट, मिनिमम 3 डेज के लिए ओपन होगी सब्सक्रिप्शन की लिस्ट एंड मैक्सिमम 10 डेज के लिए ओपन होगी वो सब्सक्रिप्शन की लिस्ट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन पीरियड। 3 डेज तो मिनिमम ओपन चाहिए, मतलब क्या 3 डेज में, वो 3 डेज में पब्लिक जो है ना वो सब्सक्राइब कर सकती है कंपनी के शेयर्स। और मैक्स टू मैक्स कितने दिन के लिए सब्सक्रिप्शन ओपन होगा, 10 दिन के लिए। सर मेरे को 11 दिन के लिए करना है, कर सकते हो क्या, ना बेटा ना, नॉट अलाउड। Then basis of allotment, shares will be allotted based on the criteria decided for each category of subscriber। shares जो है ना वो कंपनी अलॉट करेगी जो कि क्राइटेरिया डिसाइड किया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फॉर ईच कैटेगरी ऑफ सब्सक्राइबर। सर सब्सक्राइबर की कैटेगरी भी होती है, हाँ सर, कौन सा, जनरल, ओबीसी नहीं बेटा, इसको नहीं बोलते कैटेगरी लोगों। ये जो होता है ना HNI एक कैटेगरी होता है, मतलब हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स। जो बड़े बड़े लोग हैं ना लाइक राकेश झुनझुनवाला सर, उनके जैसे HNI हाई नेटवर्क इंडिविजुअल, पैसे वाले लोग। एक होता है तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मतलब क्या, कंपनी जो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, LIC हो गया अपना, म्यूचुअल फंड्स वगैरह हो गया। और हमारे जैसे रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं RII, मतलब क्या छोटे छोटे लोग जिनका एप्लीकेशन साइज अप टू 2 लाख होता है। तो ये तो आपकी बुक में दिया नहीं है, ये तो CS लेवल का नॉलेज है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट जनरल नॉलेज के लिए। उसके बाद ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब क्या, इट मींस एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर शेयर्स आर मोर देन नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड बाय द कंपनी। मतलब आपने ऑफर किए जितने शेयर्स, उससे ज्यादा के एप्लीकेशंस आ गए। कंपनी को 100 शेयर्स ऑफर करने थे, 120 के एप्लीकेशंस आए, ये हो गया आपका 20 रुपए का, सॉरी 20 शेयर्स का ओवर सब्सक्रिप्शन। तो उस केस में अलॉटमेंट कैसे करेंगे हम, एज पर प्रो राटा बेसिस। मतलब क्या, अगर एक पर्सन है उसने 2 लॉट के लिए अप्लाई किया है तो हम उसको 1 लॉट देंगे। ठीक है, प्रो राटा बेसिस पे देंगे हम उसको। देखो लिमिटेड है, लिमिटेड ने क्या किया, 1000 शेयर्स ऑफर किए पब्लिक को, पब्लिक ने 1200 रुपए के लिए एप्लीकेशन दिए। ओहो, ये हो गया आपका ओवर सब्सक्रिप्शन। देन परमिशन लेनी होगी स्टॉक एक्सचेंज पे डील करने के लिए। बिफोर लिस्टिंग मतलब स्टॉक एक्सचेंज पे आपके शेयर्स लिस्ट होने से पहले आपको स्टॉक एक्सचेंज को अप्लाई करना होगा कि आपको परमिशन लेना होगा उनसे कि हम अपने शेयर्स लिस्ट कर सकते हैं कि नहीं। देन अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर्स टू इशू एंड वेरियस अदर एजेंसीज। अभी ये जो IPO लाते हैं ना, इसको हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर, आपने नाम सुना होगा, बराबर है। तो उस केस में बहुत सारी इंटरमीडिएट जो है ना वो कंपनी के साथ काम करते हैं। उसमें से एक होता है मैनेजर जो इशू को मैनेज करता है पूरा, और वेरियस अदर एजेंसीज भी होती है जैसे STA शेयर ट्रांसफर एजेंट। अगर नाम सुना है तो ठीक है, नहीं सुना है तो ठीक है। अपॉइंट 1 और मोर मर्चेंट बैंकर्स टू एक्ट एज एन इशू मैनेजर। आपको मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करना होगा टू एक्ट एज एन मैनेजर टू इशू। ये देखो 8 पॉइंट्स हो गए आपके, बहुत इजी सर मैंने दिया था समरी नोट से, आपको पूरा लिखना है। बस आपको अगर कंसेप्ट क्लियर होंगे ना इस चार्ट से, तो आपको 100% आपके एग्जाम में ये आंसर लिखते आना है। रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस, सबसे पहले ROC के पास जाओ, प्रोस्पेक्टस रजिस्टर्ड करो। एप्लीकेशन मनी कंपनीज एक्ट 5% बोलता है, देन 25% बोलता है सेबी। नॉमिनल वैल्यू मतलब क्या,
शेयर की फेस वैल्यू, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, नॉमिनल वैल्यू को ही फेस वैल्यू बोलते हैं। सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए, मिनिमम 90%। सब्सक्रिप्शन लिस्ट क्लोज होगी सर 10 दिन के बाद, मिनिमम 3 दिन तो ओपन होनी चाहिए। अलॉटमेंट का बेसिस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से डिसाइड करेगा हर कैटेगरी ऑफ सब्सक्राइबर के लिए। देन ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया तो प्रो राटा अलॉटमेंट होगा। उसके बाद परमिशन लेनी होगी आपको स्टॉक एक्सचेंज में डील करने से पहले। नंतर क्या करोगे आप, मैनेजर टू इशू एंड वेरियस अदर एजेंसीज को अपॉइंट करोगे। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। अभी क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अरे बाप रे सर, क्या यार सर, बहुत ही हार्ड है। नहीं बेटा, समरी में आपको दिया है, बहुत इजी है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपका इंग्लिश का यूज करके पूरा आंसर आपको लिख के आना है। देखो सबसे पहले तो क्या है कि आपको अलॉटमेंट कमेटी को अपॉइंट करना है। ये क्या करेगी, सब्सक्रिप्शन लिस्ट क्लोज जब होगी ना, उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रिपेयर करेंगे अलॉटमेंट के लिए। इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन अलॉटमेंट कमेटी इज अपॉइंटेड। देखो सबसे पहले क्या होगा, सब्सक्रिप्शन लिस्ट ओपन होगा, वो क्लोज होगा, देख ओके। उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे अलॉटमेंट के लिए। मतलब क्या, अभी शेयर्स अलॉट करने हैं हमको पब्लिक को, बट सर एक कांड हो गया, क्या हो गया, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। ओहो, मतलब क्या, 100 शेयर्स इशू किए थे, 120 का एप्लीकेशन आया, तो हम क्या करें सर अभी, तो अलॉटमेंट कमेटी जो है ना उसको हम अपॉइंट करेंगे। वो अलॉटमेंट कमेटी क्या करेगी, वो डिसाइड करेगी बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, मतलब किसको कितने शेयर्स इशू करने हैं, इसको बोलते हैं हम बेसिस ऑफ अलॉटमेंट। वो अलॉटमेंट कमेटी डिसाइड करेगी। तो पहले अलॉटमेंट कमेटी को अपॉइंट किया हमने। दूसरा जो पॉइंट है, हम बोर्ड मीटिंग लेंगे टू डिसाइड द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट। अभी बोर्ड मीटिंग जो है ना, उसमें हम अप्रूव करेंगे अलॉटमेंट का क्राइटेरिया। अलॉटमेंट का क्राइटेरिया कौन डिजाइन करेगा, अलॉटमेंट कमेटी। पॉइंट नंबर 1, वंस द अलॉटमेंट फॉर्मूला इज अप्रूव्ड, एक बार अलॉटमेंट का फॉर्मूला अप्रूव कर दिया हमने, द एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिस्ट इज मेड, उसके बाद हम अलॉटमेंट एंड एप्लीकेशन लिस्ट वो बताएंगे कि किन किन को हम शेयर्स देने वाले। लिस्ट में क्या क्या होगा, नेम्स होंगे अलॉटीज के, हु विल बी अलॉटेड शेयर्स, उसमें नाम होगा कि इन इन लोगों को हमने शेयर्स अलॉट करेंगे हम। उसके बाद बोर्ड रेजोल्यूशन आप पास करोगे अलॉटमेंट के लिए। रिजोल्यूशन जो है ना वो ऑथोराइज करता है सेक्रेटरी को। ये सेक्रेटरी मतलब कि कौन होता है सर, सीएस होता है, वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड प्रोफेशन ऑफ इंडिया, कंपनी सेक्रेटरी, टू इशू लेटर्स ऑफ अलॉटमेंट एंड लेटर्स ऑफ रिग्रेट। देखो अभी बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया ना अलॉटमेंट का, उसमें दो चीजें करेंगे वो। एक तो रिजोल्यूशन में होगा लेटर्स ऑफ अलॉटमेंट को अप्रूव करेंगे, मतलब क्या, ये देखो एग्जाम्पल देता हूँ एक आपके लिए बढ़िया सा। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए, इसको शेयर्स मिल गए तो कंपनी इसको देगी लेटर ऑफ अलॉटमेंट, कॉन्ग्रेचुलेशन सर आपको हमारे कंपनी के शेयर्स मिल गए, ठीक है। ये है मिस्टर बी, इसको शेयर्स नहीं मिले कंपनी को, तो ये क्या इशू करेगी, लेटर ऑफ रिग्रेट, सॉरी सर आपको हमारे कंपनी ने शेयर्स इशू नहीं किए, दैट्स इट, सो सिंपल। आया समझ में आपको अभी कि लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, सॉरी लेटर ऑफ अलॉटमेंट एंड लेटर ऑफ रिग्रेट का मतलब क्या होता है। उसके बाद क्या बोला है, देखो उसके बाद क्या बोला है सर, लेटर ऑफ अलॉटमेंट जो है वो सेक्रेटरी अलॉटेज को सेंड करेगा। देन कलेक्शन ऑफ अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट का जो लेटर है उसमें मेंशन करना है मनी टू बी पेड बाय एप्लीकेंट ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, कितना पैसा आपको देना है, एप्लीकेंट को कितना पैसा देना है कंपनी ने जब शेयर्स अलॉट किए उसमें, तो वो आप मेंशन करोगे अलॉटमेंट लेटर में। मनी शुड बी पेड इन बैंक स्पेसिफाइड, अगर कंपनी ने बताया एसबीआई की इस ब्रांच में ही आपको पैसा देना है तो सर उस ब्रांच में ही आपको पैसा डिपॉजिट करना होगा। अरेंजमेंट करना है आपको रिलेटेड टू लेटर्स ऑफ रिनाउंसिएशन, an applicant who has been allotted shares can renounce the shares in favor of another person। अभी रिनाउंस का मतलब क्या होता है सर, मतलब क्या, अगर मेरे को शेयर्स कंपनी ने ऑफर किए बट मेरे को नहीं चाहिए यार कंपनी के शेयर्स, तो मैं मेरे दोस्त को बोला यार तेरे को चाहिए के शेयर्स, दोस्त बोला यस यार मेरे को तो चाहिए इस कंपनी के शेयर्स, तो मैंने कंपनी को बोला सर मेरे को नहीं चाहिए मेरे शेयर्स उसको दे दो, उसको बोलते हैं हम रिनाउंस करेंगे, रिनाउंस द शेयर्स इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन। फाइल करना होगा रिनाउंसिएशन का फॉर्म एंड सबमिट करना होगा आपको विद ओरिजिनल कॉपी ऑफ लेटर ऑफ अलॉटमेंट टू कंपनी। ये रिनाउंसिएशन का फॉर्म किसको सबमिट करना है सर, मेरे दोस्त को या मेरे को सबमिट करना है, क्योंकि मेरे को नहीं चाहिए शेयर्स, मेरे को दोस्त को देने हैं तो मेरे को सबमिट करना पड़ेगा, जिसके पास ओरिजिनल कॉपी है लेटर ऑफ अलॉटमेंट की।
उसके बाद अरेंजमेंट करो रिलेटिंग टू स्प्लिटिंग ऑफ अलॉटमेंट शेयर्स। स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है, वो जो आप सोच रहे हो ना वो नहीं है रोड वाला, हाँ ये स्प्लिटिंग मतलब क्या, डिवाइड करना है आपको शेयर्स। स्प्लिटिंग मीन्स पुटिंग शेयर्स इन वन और मोर नेम, ठीक है। स्प्लिट करना है शेयर्स मतलब क्या, शेयर्स जो है ना वो एक और उससे ज्यादा नाम में आपको स्प्लिट करना है। एप्लीकेंट रिक्वेस्ट कर सकता है स्प्लिटिंग के लिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव कर सकते हैं स्प्लिटिंग, ठीक है। उसके बाद फाइल करना होगा रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। कंपनी ने शेयर्स इशू किए पब्लिक को, ठीक है, पैसा आ गया उनके पास। अभी सेक्रेटरी जो है, सेक्रेटरी मतलब सीएस, ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी, उसको रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करना होगा आरओसी को विद इन 30 डेज ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। शेयर्स का अलॉटमेंट हो गया, उससे 30 डेज में आपने क्या करना है, आरओसी को फाइल करना है रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। उसके बाद प्रिपेयर करना है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एंड इशू करना है शेयर सर्टिफिकेट को। अभी सेक्रेटरी क्या करेगा, नाम एंटर करेगा उन एप्लीकेंट्स का, उन जिन्होंने अलॉटमेंट का पैसा दिया है और जिनको हमने शेयर्स इशू किए इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में, अभी वो कंपनी के मेंबर हो गए हैं। और प्रिपेयर करना है उनको शेयर सर्टिफिकेट्स एंड उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, उनको मतलब सीएस डिस्ट्रीब्यूट करेगा शेयर सर्टिफिकेट्स सारे मेंबर्स को विद इन 2 मंथ्स ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। कंपनी ने अलॉट कर दिए ना शेयर्स, उसके 2 महीने में सीएस क्या करेगा, अलॉटमेंट शेयर सर्टिफिकेट अलॉट कर देगा। उसके बाद सर ओके हो गया। 8 पॉइंट थे टोटल, फिर से हम रिवाइज करेंगे, थोड़ा सा टेक्निकल है। सबसे पहले तो अलॉटमेंट कमेटी आपको अपॉइंट करना है, किस केस में सर, ओवर सब्सक्रिप्शन अगर हो गया तो। उसके बाद बोर्ड मीटिंग लो, डिसाइड करो अलॉटमेंट का क्राइटेरिया। उसके बाद क्या करो, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो अलॉटमेंट के लिए, सीएस को ऑथोराइज कर दो कि वो लेटर ऑफ अलॉटमेंट एंड लेटर ऑफ रिग्रेट भेज सकता है। उसके बाद अलॉटमेंट का पैसा कलेक्ट करना है आपको, वो हो गया। अरेंजमेंट करो रिनाउंसिएशन के रिलेटेड का। उसके बाद क्या करो, स्प्लिटिंग ऑफ अलॉटमेंट लेटर्स अरेंजमेंट करो। उसके बाद क्या करो, आप रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल कर दो एंड रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एंड इशू करो शेयर सर्टिफिकेट्स। दैट्स इट सर, हो गया, इजी था एकदम। अभी क्वेश्चन नंबर 9, ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स। अभी हमको डिबेंचर्स इशू करने हैं, तो हमने कंपनीज एक्ट में क्या क्या प्रोविजंस दिए हैं वो हम डिस्कस करेंगे अभी। Following are some provisions of Companies Act 2013 which a company has to comply while issuing debentures। कंपनी को डिबेंचर्स इशू करना है ना, तो ये कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस आपको कंप्लाई करने होंगे, मतलब क्या, फॉलो करने होंगे। सबसे पहले तो क्या, वोटिंग राइट नहीं मिलता, आपको पता है डिबेंचर पे वोटिंग राइट नहीं होता है। डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, दे डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट्स एक्सेप्ट इन मैटर्स अफेक्टिंग देम। ये आपको पता है, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। दूसरा पॉइंट है टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। कंपनी कौन कौन से डिबेंचर्स इशू कर सकती है सर, चलो बोलो कौन कौन से डिबेंचर्स इशू कर सकती है। सिक्योर्ड डिबेंचर्स, अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, रिडीमेबल डिबेंचर्स, इररिडीमेबल डिबेंचर्स इशू कर सकती है, बराबर। उसके बाद पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिडम्पशन। इंटरेस्ट का पेमेंट होगा एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ इशू, जो कि आपका डिबेंचर के लेटर ऑफ ऑफर में लिखा होगा। उस टर्म्स एंड कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट कितना मिलेगा और उनका रिडम्पशन कब होगा। डिबेंचर सर्टिफिकेट, ये मेरी कंपनी है लिमिटेड, ये है डिबेंचर होल्डर्स। ये डिबेंचर होल्डर्स को डिबेंचर के सर्टिफिकेट्स इशू करने होंगे विद इन 6 मंथ्स। डिबेंचर इशू कर दिया ना, अभी 6 महीने में डिबेंचर का सर्टिफिकेट उनको दे दो। थोड़ा लेट ही हो रहा है आपको, बट चलेगा, लॉ में लिखा है, मेरे हिसाब से तो 6 महीने बहुत ज्यादा टाइम है। क्रिएट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, आपको डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना होगा आउट ऑफ द प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर डिविडेंड। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व का मतलब क्या होता है, मेरे को आप बताओ। डिबेंचर का रिडम्पशन होगा ना, मतलब पेमेंट करना होगा ना, तो पेमेंट का क्या करेंगे, हम थोड़ा सा पैसा साइड में निकाल के रखेंगे पेमेंट करने के लिए, पहले से हम प्रोविजन करेंगे। ये करेंगे आउट ऑफ द प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर डिविडेंड। दिस अमाउंट कैन बी यूज्ड ओनली फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ये जो पैसा आपने मटके में रखा है ना, वो साइड में रखा है ना एक मटके में, वो पैसा सिर्फ आप यूज कर सकते हो रिडम्पशन करने के लिए, डिबेंचर के लिए, ठीक है। सर मेरे को नहीं करना है, मेरे को दूसरा यूज करना है, कर सकते हैं क्या, नहीं नहीं कर सकते आप। अपॉइंट करो डिबेंचर ट्रस्टी को। अगर कंपनी ने इशू किया है प्रोस्पेक्टस या इनवाइट किया 500 लोगों को, मोर देन 500 पीपल, मतलब 500 लोगों से ज्यादा अगर कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए तो उस केस में कंपनी को डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना होगा। और अगर प्रोस्पेक्टस इशू किया है, सर इसका मतलब क्या होता है, मेरे को नहीं समझा। अरे मतलब क्या, पब्लिक इशू है डिबेंचर का, पब्लिक को ही देते हैं ना प्रोस्पेक्टस, तो पब्लिक इशू होगा। या तो मोर देन 500 पीपल को अगर कंपनी ने इनवाइट किया है कि आ जाओ बेटा आ जाओ हमारे डिबेंचर्स को सब्सक्राइब करो, उस केस में डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना होगा।
देन डिबेंचर ट्रस्टी जो है ना वो एनसीएलटी को अप्रोच कर सकता है। अभी एनसीएलटी का मतलब होता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अभी सर ये क्या होता है ये मेरे को पूछो मत, अभी रिवीजन चल रहा है हमारा, ठीक है। जो अपने सर या मैडम थे ना उनको जाके पूछो, उन्होंने नहीं बताया तो मेरे कांटेक्ट करो, नंबर दिया है आपको। डिबेंचर ट्रस्टीज हैव टू रिड्रेस ग्रीवियंसेस ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। आपको पता है कि डिबेंचर ट्रस्टीज का मेन काम क्या होता है, टू प्रोटेक्ट द इशू ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, बराबर है। तो उनको रिड्रेस करना है, मतलब सॉल्व करना है जो कि डाउट्स है या जो कि कंप्लेंट है डिबेंचर होल्डर के। ये डिबेंचर ट्रस्टी है, ये एनसीएलटी को अप्रोच कर सकता है। क्या करेगा वो, कब करेगा, जब अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया है प्रिंसिपल अमाउंट का रीपेमेंट करने में या तो इंटरेस्ट पे करने में डिफॉल्ट किया है। मतलब सर समझो कि डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट नहीं पे किया कंपनी ने, तो ये क्या करेगा डिबेंचर ट्रस्टी, इसके लिए बैठा है, ये जाएगा ये चुगली करेगा एनसीएलटी को, सर इन्होंने पैसा नहीं दिया, इन्होंने प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं किया, इन्होंने इंटरेस्ट पे नहीं किया। एनसीएलटी क्या करेगी, वो ऑर्डर देगी डायरेक्ट डिफॉल्टिंग कंपनी टू रीपे प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट। वो बोलेगी चल भाई चल जल्दी से पेमेंट कर दे। उसके बाद impose restrictions when the debenture trustee is of the opinion that the assets of the company are insufficient or likely to become insufficient to redeem the principal amount of debentures, it may approach the NCLT। देखो क्या बोला है, डिबेंचर ट्रस्टी को अगर ऐसा लगता है कि कंपनी के एसेट्स जो है ना जो कि एज ए सिक्योरिटी प्रोवाइड किए थे हमें वो इनसफिशियंट है या तो इनसफिशियंट हो गए जिससे डिबेंचर का पूरा प्रिंसिपल अमाउंट का पेमेंट नहीं कर सकते, तो वो एनसीएलटी को जाके ये बात बताएंगे। तो एनसीएलटी ऑर्डर देगा कंपनी को टू रिस्ट्रिक्ट द इनकरिंग फर्दर लाइबिलिटीज सो एज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। मतलब क्या एनसीएलटी बोलेगा पहले तो क्या कर तू इनका जो पैसा है ना वो साइड में रख और फिर जो आपका लाइबिलिटीज है ना फर्दर लाइबिलिटीज उनका पेमेंट भाई कर दे। मतलब पहले लोन तू पेमेंट करना है ना सबसे पहले उसके तू ये डिबेंचर होल्डर का पैसा साइड में रख दे, उनको पैसा देना इंपॉर्टेंट है ज्यादा। पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। अगर कंपनीज एक्ट में जो प्रोविजंस आपको मेंशन किए थे रिलेटेड टू इशू ऑफ डिबेंचर्स या तो हाँ तो उस केस में क्या होगा, वो फॉलो नहीं किए कंपनी ने, कंपनी को लगेगा फाइन, ठीक है, सिर्फ कंपनी को फाइन लगेगा। क्यों सर जेल नहीं होगी क्या, अरे यार कंपनी क्या है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है ना, चल सकती है क्या, बोल सकती है क्या, घंटा जेल में डालोगे तो क्या होगा, कंपनी को कुछ नहीं होगा, सिर्फ फाइन लगेगा। और ऑफिसर इन डिफॉल्ट, जिसने डिफॉल्ट किया है, ऑफिसर इन डिफॉल्ट मतलब डायरेक्टर्स होते हैं जनरली कंपनी के, तो उनको फाइन लग सकता है या उनको जेल में जाना पड़ेगा, इम्प्रिजनमेंट मतलब, या तो दोनों भी हो सकता है, फाइन प्लस इम्प्रिजनमेंट। चलो अभी फिर से हम रिवाइज करेंगे। सबसे पहला पॉइंट था वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगे, आपको पता ही है। डिबेंचर के टाइप सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, रिडीमेबल, इरिडीमेबल। देन पेमेंट होगा इंटरेस्ट एंड रिडम्पशन का एज पर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ इशू। डिबेंचर सर्टिफिकेट 6 महीने में आपको देना है। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व आपको क्रिएट करना है। डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना है 500 लोगों से ज्यादा अगर आपने ऑफर दिया है डिबेंचर का। ट्रस्टी डिबेंचर ट्रस्टी अप्रोच करेगा एनसीएलटी को अगर आपने प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं किया ऑन द मैच्योरिटी डेट और डिफॉल्ट कर दिया इंटरेस्ट के पेमेंट में। एनसीएलटी इंपोज करेगा रिस्ट्रिक्शंस, क्यों सर, अगर आपके एसेट्स कम पड़ रहे हैं कि जिससे रीपेमेंट पॉसिबल शायद से नहीं होगा। और पनिशमेंट होगी आपके कंपनीज एक्ट, अगर आपने फॉलो नहीं किया तो कंपनी को फाइन लगेगा, ऑफिसर इन डिफॉल्ट को फाइन लगेगा, या तो इम्प्रिजनमेंट होगी या तो दोनों भी लग सकता है। बराबर इजी है सर एकदम, कितना बढ़िया है। देखो अभी क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते हैं, व्हाट इज शेयर एंड इट्स फीचर्स। इंट्रोडक्शन। शेयर मीन्स शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इट इंक्लूड स्टॉक। शेयर का मतलब क्या होता है, जो कंपनी का शेयर कैपिटल है, समझो कंपनी का शेयर कैपिटल है 1 लाख रुपीज, ठीक है, तो वो क्या करता है, ये 1 लाख का जो शेयर कैपिटल है ना उसके स्मॉल पार्ट्स में कंपनी अपना शेयर कैपिटल डिवाइड करता है स्मॉल यूनिट्स में, उसको क्या बोलते हैं हम, शेयर बोलते हैं। एंड उसको इंक्लूड स्टॉक, इंक्लूड स्टॉक का मतलब होता है बंडल ऑफ शेयर्स। अगर एक होगा तो शेयर, 10 हो गए तो स्टॉक, स्टॉक ऑफ शेयर्स। शेयर क्या है सर, स्मॉल यूनिट है, एक छोटा यूनिट है, इसका शेयर कैपिटल जो है कंपनी का उसका एक स्मॉल यूनिट है। मतलब सर समझा नहीं, देखो अगर कंपनी का शेयर कैपिटल है, कंपनी का शेयर कैपिटल कहाँ पे लिखा होगा, लाइबिलिटी साइड में। आपको पता है अगर कंपनी ने लिखा है 1 लाख रुपीज हमारा कैपिटल है, तो कंपनी क्या करती है, ये जो बड़े अमाउंट को है ना स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करती है, स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करती है। अगर उन्होंने 100 रुपए का एक पार्ट बनाया तो ये जो एक पार्ट है ना 100 रुपए का, इसको हम बोलते हैं कंपनी का शेयर। आपने 100 रुपए अगर दिए कंपनी को तो आप कंपनी के शेयर होल्डर बन गए, क्योंकि आपने एक स्मॉल पार्ट सब्सक्राइब किया है, बराबर, तो आप हो गए कंपनी के ओनर जो हमने पढ़ा था।
शेयर क्या है? स्मॉल यूनिट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। अभी फीचर्स, शेयर क्या है? मीनिंग, शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। यार बार बार आ रहा है, ये दिमाग खराब हो गया मेरा। ओनरशिप, द ओनर ऑफ ए शेयर इज कॉल्ड शेयर होल्डर। ये भी आपको पता है सर चीज की, जिसके पास शेयर है वो कंपनी का ओनर है, जिसको हम बोलते हैं शेयर होल्डर। डिस्टिंक्टिव नंबर, हर शेयर को एक डिस्टिंक्टिव नंबर होता है जिससे वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यस इस नंबर का शेयर हमारे पास है बाबा। अनलेस डीमटेरियलाइज, इसका मतलब क्या होता है? मेरे को आप बताओ कि अभी आपको शेयर सर्टिफिकेट मिलता है क्या? नहीं। ऑफलाइन शेयर्स, फिजिकल शेयर्स मिलते हैं क्या? अभी नहीं। अभी क्या हो गया है? सब ऑनलाइन हो गया है, मतलब डीमटेरियलाइज हो गया है। आपको शेयर्स मिलते हैं अपने डीमेट अकाउंट में। ग्रो ऐप आप यूज करते होंगे, जेरोदा होगा, बराबर है। तो उस केस में आपको नंबरिंग किया जाता है कि अरे मेरे पास 1 लाख नंबर का शेयर है, नहीं ना। तो ये कब मेथड फॉलो होता था? जब फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स थे ना, तो उस केस में डिस्टिंक्टिव नंबर्स लिखे जाते थे। अभी ऐसा नहीं होता है। एविडेंस ऑफ टाइटल, अगर अगर आपके पास शेयर सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो उससे क्या पता चलता है कि आप कंपनी के ओनर हो। और शेयर सर्टिफिकेट इज इशूड बाय कंपनी अंडर इट्स कॉमन सील। कॉमन सील मतलब क्या? जैसे हम साइन करते हैं ना, तो वैसे कंपनी साइन नहीं कर सकती है, तो उसका एक स्टैंप होता है, ठीक है। तो उस स्टैम्प जो लगाता है ना, उसको हम बोलते हैं कॉमन सील। इट इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ ओनरशिप ऑफ कंपनी। उससे पता चलता है कि आप कंपनी के ओनर हो। उसके बाद वैल्यू ऑफ शेयर्स, हर शेयर का एक वैल्यू होता है जो कि एक्सप्रेस किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ मनी। किन किन सर कौन से वैल्यू होते हैं? एक तो होता है फेस वैल्यू। आपको पता है कि जो शेयर सर्टिफिकेट पे एक वैल्यू लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं हम? फेस वैल्यू। वो मेंशन किया जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। दूसरा होता है मार्केट वैल्यू, जो कि डिटरमाइन किया जाता है डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस पे। डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस मतलब क्या है? शेयर मार्केट में जो शेयर प्राइस का कभी इंक्रीज होती है, कभी डिक्रीज होती है, बराबर है ना। तो उसको बोलते हैं हम मार्केट वैल्यू। आज का भाव चल रहा है रिलायंस कंपनी के शेयर का 2200 रुपए, अभी एक महीने में शायद से होगा 2100 रुपए। तो यार ये क्या हो गया? डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के हिसाब से वो शेयर का प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, उसको बोलते हैं हम मार्केट वैल्यू। एंड इशू प्राइस मतलब क्या? जिस प्राइस पे कंपनी अपने शेयर्स बेचेगी, समझो कंपनी का फेस वैल्यू है 10 रुपए, कंपनी इशू करेगी शेयर्स 15 को, और कंपनी ने इशू किए शेयर्स, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो गए, और करंट मार्केट प्राइस है 20 रुपए। तो ये हो गया मार्केट प्राइस, ये हो गया इशू प्राइस, ये हो गया फेस वैल्यू, ठीक है। शॉर्ट में समझाया है आपको। उसके बाद राइट्स, क्या क्या राइट्स मिलेंगे सर? आपको पता है कि जो शेयर होल्डर है उसको डिविडेंड मिलेगा, उसको नोटिसेस मिलेंगे मीटिंग्स के, वो बुक्स इंस्पेक्ट कर सकता है, ये सारे राइट्स अवेलेबल है। उसके बाद इनकम क्या मिलेगा? एंटाइटल्ड टू शेयर इन नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का शेयर जिसको हम बोलते हैं डिविडेंड। यस सर। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हो आप, फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं शेयर्स पब्लिक कंपनी के केस में। प्राइवेट के केस में होता है क्या? नहीं, कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। उसके बाद शेयर होल्डर की प्रॉपर्टी है, शेयर जो है ना वो मूवेबल प्रॉपर्टी है शेयर होल्डर की। सर मूवेबल कैसे मूव होती है क्या? यस बेटा, एक से दूसरे लोगों, एक बंदे से दूसरे को बेच सकते हो ना आप, ये मूवेबल है ना प्रॉपर्टी, बराबर। इमूवेबल नहीं है ना, मैंने बिल्डिंग ली है, मैं बिल्डिंग उठा के बेच सकता हूँ क्या? नहीं। बट शेयर क्या है? मेरे पास शेयर सर्टिफिकेट है, मैं दूसरों को दे सकता हूँ, ले बेटा ले, मूवेबल प्रॉपर्टी। काइंड्स ऑफ शेयर्स, इक्विटी और प्रेफरेंस, ये आपको पता है, ठीक है। ये हो गया अपना पूरा डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 10, ये जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ना, ये आंसर इन ब्रीफ वाले थे, ठीक है बेटा। ये तो 10 क्वेश्चंस तुम्हें करके जाने हैं, मतलब जाने हैं। पहले तो हमने इंट्रोडक्शन देखा, शेयर का मतलब होता है जो कि शेयर है, शेयर कैपिटल में, शेयर स्मॉल यूनिट होता है, फीचर्स क्या थे, मीनिंग बताया आपको कि शेयर का मतलब क्या होता है, शेयर होल्डर ओनर होता है कंपनी का, उसके पास डिस्टिंक्टिव नंबर होता है शेयर सर्टिफिकेट में, यह एविडेंस होता है कि हमारे पास कंपनी की ओनरशिप है, कि वैल्यू ऑफ शेयर्स, फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, एंड फिर देखा हमने इशू प्राइस। राइट क्या क्या मिलता है? डिविडेंड मिलेगा, नोटिस मिलेगा, इंस्पेक्शन का राइट है बुक्स को। इनकम क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। ट्रांसफर कर सकते हो, प्राइवेट कंपनी है तो नहीं कर सकते हो, मतलब कर सकते हो, रिस्ट्रिक्शन है। बट प्रॉपर्टी होती है शेयर होल्डर की, शेयर, काइंड्स ऑफ शेयर्स, इक्विटी एंड प्रेफरेंस, दैट्स इट बेटा, खत्म। पूरे जो 10 क्वेश्चंस थे ना आंसर इन ब्रीफ वाले, खत्म। अभी ये तो हमने वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल का देखा था पिछले पार्ट नंबर 1 में, इस टॉप 30 रिवीजन वाला। ये इक्विटी एंड प्रेफरेंस भी हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा था शेयर्स एंड डिबेंचर्स भी हमने देखा था, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर्स से। इजी टॉपिक है एकदम, अभी डिफरेंस बिटवीन वाला, ये आपको 4 मार्क के लिए आता है क्वेश्चन। राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर्स मीनिंग क्या है? सबसे पहले तो
जो शेयर्स ऑफर कर किए जाते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। आपको पता है कि राइट शेयर्स जो है, राइट शेयर्स एग्जिस्टिंग जो कंपनी के शेयर होल्डर्स है उनको हम ऑफर करते हैं एट डिस्काउंटेड प्राइस, ये ध्यान में रखिएगा। एंड बोनस शेयर्स भी हम एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को इशू करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, पैसा नहीं लगता, ले जा, फ्री में ले जा। उसके बाद पेमेंट, ये डिस्काउंटेड प्राइस पे इशू करते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट इशू करते हैं। देन पार्टली फुल्ली पेड अप शेयर्स क्या होते हैं सर? शेयर होल्डर्स हैव टू पे फॉर दीज शेयर्स एज एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट कॉल मनी टिल द फुल मनी ऑन शेयर्स इज पेड अप। मतलब क्या, आपको पता है कि राइट शेयर्स डिस्काउंट में मिलते हैं बट फुकट में नहीं मिलते। तो शेयर होल्डर्स को हम जो साइकिल फॉलो करते हैं ना, कि आपको सबसे पहले एप्लीकेशन मनी देना होगा, फिर अलॉटमेंट मनी देना होगा, फर्स्ट कॉल किया तो देना होगा, लास्ट कॉल किया, सेकंड कॉल जो भी है वो पैसा आपको देना होगा, ठीक है। एंड बोनस शेयर्स आर फुल्ली पेड अप शेयर्स, सो नो मनी हैज टू बी पेड बाय द शेयर होल्डर्स टू द कंपनी। आपको पता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, तो बोनस शेयर जो है ना फुल्ली पेड अप शेयर्स होता है, पैसा तो नहीं देना होता है आपको, आपके पास कोई आपको कोई भी लाइबिलिटी नहीं है। सो नो मनी हैज टू बी पेड बाय द शेयर होल्डर टू द कंपनी। उसके बाद मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है सर? कंपनी हैज टू ऑब्टेन मिनिमम सब्सक्रिप्शन, जो कि आपको मेंशन किया है कंपनीज एक्ट में या तो सेबी रेगुलेशंस। इफ द कंपनी फेल्स टू रिसीव मिनिमम सब्सक्रिप्शन, अगर नहीं मिला तो क्या होगा? आपको रिफंड करना होगा एप्लीकेशन मनी। ये आपको भी पता है कि आपका इशू फेल हो जाएगा। और इसमें तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कुछ जोल ही नहीं है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट बेच रहे हैं ना हम, तो सब्सक्रिप्शन आना ही नहीं है, हमको पैसा मिलना ही नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं सर। राइट टू रिनाउंस, रिनाउंस का मतलब बताया था मैंने, ठीक है, इसी लेक्चर में बताया है सबसे पहले। ये पहले जो 2 क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसमें मैंने बताया था। द शेयर होल्डर्स कैन रिनाउंस द शेयर्स, राइट शेयर्स शेयर होल्डर्स रिनाउंस कर सकते हैं, बट ये जो अपना क्या बोलते हैं बोनस शेयर जो है ये रिनाउंस नहीं कर सकते, ठीक है, शेयर होल्डर्स। पर्पस क्या होगा इशू का? वांट्स टू रेज फ्रेश फंड्स बट वांट्स टू गिव चेंज टू देयर एग्जिस्टिंग मेंबर्स टू इंक्रीज देयर शेयर होल्डिंग। चेंज नहीं, सॉरी, चांस। क्या है कि इनको फ्रेश फंड्स जरूरी है, बट उनको क्या है, उनको चांस देना है अपने एग्जिस्टिंग मेंबर्स को कि आप अपना शेयर होल्डिंग हमारे कंपनी में बढ़ा सकते हो। इस केस में क्या है कि कंपनी के पास जो है ना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है या तो रिजर्व है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स मतलब क्या? कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कर रही थी, कंपनी है ना प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो है ना वो साइड में रख रही थी ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के लिए, बट वो ग्रोथ एंड एक्सपेंशन करने के बाद भी कंपनी के पास अभी रिजर्व में पैसा पड़ा है। तो जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है ना वो कंपनी के पास है, तो वो यूज करना चाहती है अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर्स इशू करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं बोनस शेयर्स। देखो क्या लिखा है, कंपनी हैज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स एंड कंपनी वांट्स टू रिवार्ड इट्स इक्विटी शेयर होल्डर्स। उनको रिवॉर्ड देना है, गिफ्ट देना है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। दैट्स इट बेटा, इजी एकदम। टोटल कितने क्वेश्चंस अभी तक डिस्कस किए हमने? 14 क्वेश्चंस हमने अभी तक डिस्कस किए। तो अभी हमारे कितने क्वेश्चंस बचे? 16 क्वेश्चंस हमारे बचे हैं, ठीक है। वो जो नेक्स्ट 2 पार्ट्स हो गए उस 2 पार्ट्स में हम कवर करेंगे। यस, सो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये आपने लेक्चर देखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं देखा होगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरा जो व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया था, ये नोट्स अगर चाहिए तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। और प्लीज़ लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। देखो मैं 40-40 मिनट्स के आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, और टॉप 30 क्वेश्चन सर 100% एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में जो मैं करा रहा हूँ ना वो आएंगे आपको। तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, इसके लिए बहुत मेहनत लगती है सर। ये जो नोट्स बनाए ना मैंने, ये टोटल 14 क्वेश्चंस बनाने के लिए अभी तक मैंने 10 घंटे दिए हैं, 10 घंटे पूरा एनालिसिस किया था, उसमें से मैंने समरी निकाला है। तो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा जिनको भी ज़रूरत होगी उनको, और कमेंट करना ना भूलिएगा। ओके, यस, टाटा, बाय बाय।